इतना सफ़ेद झूठ बोल दिया। जब मेरे नाना जी को बात पता चली कि राजस्थान में धूप नहीं निकली तो उनका गुस्सा सातवें आसमान पे चढ़ गया और उन्होंने जो किया वो आज तक किसी ने नहीं किया होगा। उन्होंने उस पूरे इलाके की धूप खरीद ली। बहुत इंटरेस्टिंग है ये। बचपन से कहानियाँ सुनने और सुनाने का शौक था, तो ज़्यादातर कहानियाँ मेरे घर से आती हैं, लेकिन कुछ था ऊपर सही था शायद, सुपर नेचुरल, कुछ ग्रेस ऑफ गॉड कह लीजिए आप उसको। Hello and welcome to this episode of Shipra Wise. Today we have a very pleasant personality with us. He is a writer, a director, और इनके आपने बहुत सारा काम देखा होगा शॉर्ट फिल्म्स के रूप में, और उन्होंने 2 फीचर फिल्म्स भी बनाई हैं, बहुत इंटरेस्टिंग 2 फीचर फिल्म्स। एक लॉन्च होने वाली है जिसके बारे में हम बात करेंगे, जिसका नाम गोदान है, और जो एक शूट कर चुके हैं जिसका नाम है स्कूल चलें। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन, उसके बारे में बात करेंगे और जर्नी समझेंगे इनकी क्या रही है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इस इंडस्ट्री में जो दी फास्ट पेस्ड है उसमें भी रहते हुए ये इतने काम, इतने कंपोज्ड कैसे हैं, इसके बारे में सबसे पहले जानना चाहूँगी। तो अमित जी नमस्ते एंड वेलकम। हाउ आर यू फीलिंग? आई एम फीलिंग गुड। Great. So tell me, before we begin, how are you this calm, this composed, especially in this industry जिसको बोलते हैं जिसमें सब समय भागा दौड़ी चलती रहती है, आप इतने ठहराव से कैसे हैं? नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। नहीं। भागा दौड़ी तो है डेफिनेटली, और लोग चाहते हैं चीज़ें जल्द से जल्द हो जाएं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं, ख़ास तौर से फिल्म एक ऐसा मीडियम है जहाँ पे आपको ठहराव की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इतने लोगों का कोलैबोरेशन होता है, सबको इकट्ठा करना, सबको सेम पेज पे लाना। Exactly. इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। तो उस हिसाब से पेशेंस रखना भी चाहिए। हाँ। और जिनका पेशेंस कम होता है वो धीरे धीरे फिर अपने आप लौट भी जाते हैं। अच्छा। तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, जिनका पेशेंस कम होता है उनका वो चले जाते हैं, चले ही जाते हैं। अच्छा। यस। Great. तो tell me a bit about how you began. Like आपने बताया आप राजस्थान से हैं, सुजानगढ़, और वहाँ से फिर आपने कैसे डिसाइड किया कि आपको इस लाइन में आना है? सो बेसिकली आई बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन गुवाहाटी, असम। अच्छा, ओके। तो वहाँ इनिशियल स्कूलिंग की, फिर मेरे डैड दिल्ली आ गए, वहाँ पे बिजनेस किया उन्होंने, फिर मैंने अपनी स्कूलिंग, हायर स्कूलिंग यहाँ पे की। तो 2-3 चीज़ें बहुत क्लियर थी दिमाग में। एक तो मैं ब्लड नहीं देख सकता। ब्लड नहीं देख सकते? मुझे ब्लड देख के चक्कर आने लग तो जाता डॉक्टर तो आउट? तो डॉक्टर आउट हो गया। तो एलिमिनेटिंग द ऑब्वियस हुआ मेरे साथ। ओके। और मैथमेटिक्स से डर लगता था। ओह, इंजीनियरिंग इज आउट। तो आउट। तो फिर घूम फिर के जो सबसे उस टाइम पे तो खैर कोई इज्जत नहीं हुआ करती थी आर्ट मीडियम की, लेकिन हालांकि मैंने पढ़ाई साइंस में ही की जी, लेकिन एज अ राइटर कहानियाँ लिखना वगैरह वो पुश्तैनी रहा है। मेरे दादाजी राइटर थे, तो वो जहन में रहा। और बचपन से कहानियाँ सुनने और सुनाने का शौक था, तो ज़्यादातर कहानियाँ मेरे घर से आती हैं। अच्छा। हाँ। तो जिन्होंने मुझे राइटर बनने के लिए मोटिवेट किया। हाँ। तो ऐसी एक कहानी मेरे ननिहाल की थी। तो जब मैंने वो कहानी सुनी और मुझे ऐसा लगा कि ये कहानी सबको पता चलनी चाहिए कि ऐसा भी कुछ हो सकता है दुनिया में। तो मैंने डिसाइड किया शॉर्ट फिल्म कि मैं फिल्म्स में जाऊंगा, क्योंकि फिल्म एक लौता एक ऐसा मीडियम था जहाँ मेरी सारी चीज़ें फुलफिल होती थी। मैं पेंट करता हूँ, मैं लिखता हूँ, मुझे थोड़ा बहुत कारपेंटरी का भी शौक है, तो मैं वो सारे काम भी करता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है अगर कोई एक मीडियम है जिसके अंदर सारे आर्ट फॉर्म्स आ सकते हैं तो सिर्फ सिनेमा है। तो फिर जब मम्मी से वो कहानी सुनते सुनते बड़े हुए तो मैंने कहा क्यों ना इसी के ऊपर एक फिल्म बनाई है। तो बहुत चैलेंजिंग था मेरे लिए, क्योंकि वो बहुत महंगी फिल्म थी। 2010 में जब मैंने उसको प्लान करना शुरू किया था तब उसका बजट करीब 8-9 लाख रुपए था। अच्छा। तो उस टाइम पे इतना फंड इकट्ठा करना
बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन मैंने ठान लिया था। ये आपकी पहली ये मेरी पहली शॉर्ट फिल्म थी। शॉर्ट फिल्म थी? उससे पहले दिल्ली गवर्नमेंट के लिए बहुत सारी कॉर्पोरेट फिल्म्स हम लोग कर चुके थे जॉब में। अच्छा, ओके। तो और फिर स्कूल चलेगा इसके पहले थी? इसके बाद इसके बाद थी, इसके बाद okay. स्कूल जाएगा। तो ये आपकी पहली शॉर्ट फिल्म पहली या एक short फिल्म थी? हाँ। ओके। फिर इसके बाद मैंने एक और शॉर्ट फिल्म बनाई जो कांस में सेलेक्ट हुई, जिसको सतीश कौशिक जी ने देखा, और फिर मुझे स्कूल चलेगा मिली। अच्छा, ओके ओके। तो वो जर्नी उस तरीके से है। राइट। तो ये इंटरेस्टिंग स्टोरी बताइए जिसके ऊपर आपने पहली शॉर्ट फिल्म बनाई। तो ये मेरे ग्रेट 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 नाना जी की कहानी है। हाँ। तो वो राजा के यहाँ सारा अकाउंट्स देखा करते थे। राजस्थान में नवलगढ़ की बात है। तो नवलगढ़ उस समय पे हवेलियों का एक गढ़ हुआ करता था, वहाँ बहुत पैसे वाले लोग रहा करते थे। तो वहाँ के जो राजा थे, मेरे नाना जी उनके यहाँ सारा टैक्सेशन का काम देखते थे। तो आसपास के जितने भी गांव वगैरह होते थे, उनसे वो टैक्स कलेक्ट करके राजा को दिया करते थे। तो बहुत रुतबा था उनका, सोसाइटी में बहुत इज्जत थी मेरे नाना जी की। और उसी तरह का उनका एक शौक था। शौक ये था कि वो रोज़ एक सिल्क के कपड़े की नई ब्रांड न्यू पगड़ी पहनते थे। हर दिन नई पगड़ी पहनते थे? नई पगड़ी। और इस काम के लिए एक स्पेशली एक आदमी डेजिग्नेट किया हुआ था, जिसका सिर्फ यही काम था पूरे दिन कि भाई राजा जी के उनके लिए, मेरे नाना जी के लिए पगड़ी तैयार करके रखे, अगले दिन आए और उनको पहनाए भी। सो वो क्लॉथ करीब 36 फीट लॉन्ग होता है पगड़ी का। अब तो वो ज़माने गए। तो ये उनका दिनचर्या हुआ करता था। तो एक दिन वो जो उनका पगड़ी बनाने वाला था, वो उसको किसी काम से अपने गांव जाना था, तो उसने अपनी जगह एक अपने जूनियर को अपॉइंट कर दिया कि भाई तुम जाना और उनकी पगड़ी का ध्यान रखना। अब वो भी काफ़ी अच्छा था लड़का पगड़ी बांधने में। तो मेरे नाना जी बड़े खुश हुए, इम्प्रेस हुए उससे देख के। तो उसको रिवॉर्ड में चांदी का सिक्का दे दिया। अब वो लड़का भी यंग, कभी उसने चांदी वांदी का सिक्का देखा नहीं था। गया बाजार, खूब जलेबी कचौड़ी बढ़िया बढ़िया खाने की चीज़ें खाई और आके सो गया। ये कौन से ईयर की बात है? ये 1845। 1845 में ये सब हो रहा था। ओके। तो वो आया घर अपने एरिया में और वहाँ जाके सब सो गया चुपचाप। तो वो पूरा एरिया जो है वो रंगरेजों का एरिया है। तो वहाँ पे सब लोग कपड़े रंगाई वंगाई का ही काम करते हैं, पूरी कम्युनिटी वहीं रहती है। अब अगले दिन मेरे नाना जी तैयार होके बैठे, वेट कर रहे हैं उसका। वो आया नहीं टाइम पे। तो उन्होंने अपने आदमी को भेजा कि देखो भाई क्या हुआ। तो उनका आदमी वहाँ पहुँचा तो देखा वो तो सो रहा है। और उसको बचाने के लिए उनकी कम्युनिटी के लोगों ने झूठ बोल दिया कि इसने कपड़ा रंगा था पगड़ी का, लेकिन वो सूखा नहीं क्योंकि धूप नहीं निकली। इतना सफ़ेद झूठ बोल दिया। जब मेरे नाना जी को बात पता चली कि राजस्थान में धूप नहीं निकली तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पे चढ़ गया। और उन्होंने जो किया वो आज तक किसी ने नहीं किया होगा। उन्होंने उस पूरे इलाके की धूप खरीद ली। बहुत इंटरेस्टिंग है ये। और ये आज भी हिस्ट्री में दर्ज है ये बात। पूरे इलाके की धूप खरीद ली कि जो भी धूप में कपड़े सुखाने का कोई कमर्शियल काम करता है, उसको अगर धूप में कपड़े सुखाने हैं तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। बाप रे, योर नाना वाज अ टायरेंट। तो मेरी मम्मी का रुतबा, मम्मी इसको रुतबा मानती है आज भी। तो ये वो कहानी थी तो जिसको मैंने सोचा कि मैं बनाऊं। लेकिन फिर उसी टाइम पे एक टॉम ऑल्टर साहब का एक प्ले चल रहा था। तो मैं ऐसे प्ले देखने गया हुआ था बॉम्बे में। तो मेरे दिल से ऐसे इच्छा उठी कि काश मेरे नाना जी का रोल वो प्ले कर दें। तो मैं गया ग्रीन रूम में प्ले ख़त्म होने के बाद और उनसे इंट्रोडक्शन किया। और मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर मेरी एक शॉर्ट फिल्म है, उसमें आप काम करेंगे क्या? तो बहुत अच्छे आदमी थे, अब तो नहीं है। तो उन्होंने बोला क्या है? तो मैंने उनको बताया। तो सुनते ही वो एकदम हैरान हो गए। तो एक काम करो, सुबह तुम मेरे घर आओ। अच्छा। तो वो महालक्ष्मी में रहते थे और मैं मीरा रोड में, बहुत दूर दूर। ओके, या। तो फिर भी मैं टाइम पे पहुंचा। राइट।
तो उन्होंने पहचाना नहीं मुझे, तो मुझे बहुत देर लगी उनको याद दिलाने में। अच्छा। तो फिर फाइनली अरे हाँ हाँ तुमने सुनाई थी, क्या है बताओ डिटेल में। तो मैं पूरे स्क्रिप्ट लिख के लेके गया था। तो वो भी हैरान हो गए कि सच में ऐसा हुआ था। मैंने कहा हाँ सर सच में ऐसा हुआ था। तो कह रहे मैं क्या करूँगा इसमें, कौन सा कैरेक्टर करूँगा। तो उन्हें भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं उनको अपने नाना जी का कैरेक्टर देने वाला हूँ। तो जब मैंने उनको बोला तो उन्होंने बोला यार मुझे तो सब अंग्रेज समझते हैं और अंग्रेज़ों का ही कैरेक्टर देते हैं, तो पहला ऐसा लड़का है जिसको एक राजस्थानी दिख रहा है मेरे अंदर। मैंने कहा हाँ सर मुझे तो दिखाई दिया। तो कहे चलो ठीक है करते हैं। तो वो मेरी उनसे पहली मीटिंग थी। उसी दिन उन्होंने मुझे अपनी डेट्स दे दी थी 4 महीने बाद की, क्योंकि इतना टाइम मुझे चाहिए भी था और तब तक कुछ नहीं पता था कहाँ से पैसे आएंगे, क्या होगा, कैसे बनेगी। और अपना मेजरमेंट दे दिया था कि ये मेरे कपड़ों का मेजरमेंट है और ऑथेंटिक कपड़े बनाने पड़ेंगे और सब कुछ होगा। फिर वहाँ से उस फिल्म को बनना ही था, हर चीज़ अपनी जगह पे टाइम टू टाइम हो। तो मुझे यकीन भी नहीं था कि वो पता नहीं भूल गए होंगे या आएंगे, क्योंकि ऐसा हो चुका है एक बार। तो एकदम फ्लाइट के एकदम एंड में जब सारे पैसेंजर्स निकल चुके थे तो वो अपना स्मार्टली अपना कपड़े वपड़े लेके बाहर निकले, लगे मैं कहा थैंक गॉड आ गए। और उस फिल्म का सबसे यादगार मोमेंट था जब हमने उनका कॉस्ट्यूम ट्रायल किया था। क्योंकि तब वेरी बिग एंड टॉल, राइट? तो जब हमने कॉस्ट्यूम ट्रायल किया तो हम लोग करीब 30-40 लोगों का मेरा क्रू था और हम लोग देख के वाज लाइक वाओ, ही वाज लुकिंग सो अमेजिंग, रियली, या, बिकॉज़ ही हैड दैट ऑरा आल्सो, दैट ह्यूज पर्सनालिटी ऑरा, ह्यूज। या, सो ये आपका सेल्फ फंडेड फिल्म थी? ये फ्रेंड फैमिली सबसे बैक बोरो करके बनाया था। नाइस। फिर ये रिलीज हुई। हाउ वाज टॉम ऑल्टर एज अ पर्सन? तो टॉम सर के साथ सबसे बेस्ट पार्ट ये थी कि ही वाज वेरी पंक्चुअल एंड वेरी हार्ड वर्किंग। तो मैंने उनको एक बार फॉर ग्रांटेड ले लिया था। अच्छा। क्योंकि हम लोग जब शूट हमारा शुरू हुआ था शॉर्ट फिल्म का, तो भी 2 दिन तो बारिश में ही चला गया था। तो वी वर रनिंग बिहाइंड शेड्यूल। तो पूरा क्रू इतना थक गया था लगातार 36-38 घंटे काम करते करते कि हमने टॉम ऑल्टर सर को एक वेकअप टाइम दिया हुआ था और उनको रेडी रहने के लिए बोला हुआ था। और हमने सोचा अरे वो नहीं उठे होंगे, कौन उठेगा। तो वो भी तो थके हुए थे और हम लोग भी थके हुए थे। तो हम लोग किसी ने उनको फॉलो अप नहीं किया। तो उनका फ़ोन आया फिर मेरे पास 15 मिनट बाद कॉल टाइम के, वेयर आर यू। मैंने कहा सर क्या हुआ। कह रहे अरे कॉल टाइम था, गाड़ी कहाँ है, मैं रेडी बैठा हूँ यहाँ पे। तो दैट टाइम आई थॉट कि गड़बड़ हो गया। मैं कहा सर नहीं, वो थोड़ा बिहाइंड शेड्यूल चल रहे हैं हम लोग, तो उसकी वजह से देरी हो। तो बताना चाहिए था तुम्हें 2 घंटा और लगेगा अभी, मैं और थोड़ा आराम कर लेता। मैं कहा सॉरी सर। तो बट उनके साथ जो उनकी एक ऑनेस्टी थी, पूरी फिल्म जो थी वो मारवाड़ी लैंग्वेज में है। अच्छा, ओरिजिनली मारवाड़ी में? ओरिजिनली। तो उनको मारवाड़ी नहीं आती थी। तो उनको बड़ी टेंशन हो रही थी, बड़े नर्वस हो रहे थे वो कि यार मैं मारवाड़ी कैसे बोलूँगा, बोल पाऊँगा भी कि नहीं बोल पाऊँगा। तो मैंने कहा नहीं सर मैं हूँ आपके साथ, आज से हम लोग मारवाड़ी में ही बात करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ज़्यादा फर्क नहीं है। बट यू वोंट बिलीव, सारी रेस्ट ऑफ द कास्ट जो थी वो मारवाड़ी थी। अच्छा। सारे एक्टर्स, सिर्फ टॉम सर जो थे जिनको मारवाड़ी नहीं आती थी। और शूट के टाइम बिल्कुल उल्टा हुआ, जितनी अच्छी मारवाड़ी टॉम सर ने बोली उतनी अच्छी मारवाड़ी वो मारवाड़ी एक्टर्स भी नहीं बोल पाए। बाप रे, अच्छा। So that kind of commitment, he had, professionalism, dedication he had. Yeah, of course. And considering also कि वो, you know, the person he was, जैसे वो poetry भी लिखते थे and he was a thinker. This is gem of a person. Yeah, and yeah, he was very passionate about his work. That one could tell looking at his work only. हाँ, लेकिन उनके ड्यू क्रेडिट्स हमने नहीं दिए उनको। वो भी है। जिस आपका उनका टैलेंट था, हम लोग उनको सिर्फ पुलिस वाला, अंग्रेज पुलिस वाला बना के हमने उनको वेस्ट किया टेक्निकली। पर उन्होंने कुछ बहुत अच्छी मूवीज भी की हैं, जुनून महेश भट्ट के जैसे। साथ की उन्होंने काफ़ी अच्छी फिल्म। Was he bitter about it? वो तो हर आर्टिस्ट रहेगा। अच्छा। चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे टॉम सर हो, चाहे एल पचिनो हो।
वो रिग्रेट तो सबको रहता ही है, बच्चन साहब को भी शायद होगा कि ड्यू नहीं मिला। कि ड्यू भी नहीं मिला, और शायद जो काश वो रोल मैंने किया होता, हाँ अच्छा वैसा। काश वो हाँ, फिल्म मैंने बनाई होती, हाँ, तो वो एक दिल भर जाए तो फिर आर्टिस्ट किस बात का। राइट। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे वो इतने कंटेंट दिखते थे, वैसे वो रियल में भी थे या Yes, उनको yes. रिग्रेट था कि उनको उनका ड्यू नहीं मिला? हाँ थोड़ा बहुत कभी कभी उनकी बातों से लगता था, बट नॉट दैट हार्ड फीलिंग सॉर्ट ऑफ थिंग। टाइम के साथ जो जो उनको मिलता गया वो करते रहे। ओके। तो उसके बाद फिर आपने बनाई स्कूल चलेगा। उसके बाद मैंने फिर एक और शॉर्ट फिल्म बनाई, एक और शॉर्ट फिल्म, ओके। उसका नाम है संग्रह। ओके। तो वो एक अनपढ़ बच्चे की कहानी है जो एक हाईवे पे एक छोटे से टी स्टॉल पे काम करता है और पढ़ना लिखना आता नहीं है, और उस टी स्टॉल पे समोसे सर्व किए जाते हैं बुक्स के पेपर फाड़ के उस पर चटनी वटनी डाल के। तो ऐसे ही एक दिन एक बुक की जगह एक कार्टून मैगजीन होती है, उस बच्चे का उस मैगजीन पे दिल आ जाता है। तो लेकिन जो ओनर है उस स्टॉल का वो बड़ा रूथलेस होता है, वो वहीं उसके सामने फाड़ता है, उस पर समोसे चटनी डाल के सब फाड़ देता है। अब रात को वो उठता है वो बच्चा और लालटेन लेके एक एक जहाँ जहाँ वो लोगों ने खा के वो पेज फेंका है वो सारे पेज इकट्ठे करता है और फिर से अपनी बुक सीता है, और जैसे ही पहला पन्ना खोलता है उस पर दी एंड लिखा होता है। इस पे क्या लिखा होता है? दी एंड। तो वो कांस में स्क्रीन हुई थी। अच्छा। उसको सतीश कौशिक जी ने देखा था। अच्छा। फिर उन्होंने हमारी मुलाकात हुई बॉम्बे में, तो उन्होंने बोला तेरे पास कुछ बच्चों के लिए है क्या? तो पता नहीं क्यों मैं बच्चों और बूढ़ों के लेके बहुत सेंसिटिव रहता हूँ। अच्छा। मेरी कहानियाँ इन दो एज ग्रुप्स पे ज़्यादा सटीक बैठती हैं। तो मैंने उनको एक स्टोरी सुनाई एक और डम एंड डेफ बच्चे की, फिर तो उनको बड़ी अच्छी लगी। तो फिर उन्होंने बोला चल इसको NFDC में पिच करते हैं। तो हमने चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी जो NFDC का ही एक सेक्शन है बच्चों का, वहाँ पिच की, उनको बहुत पसंद आई और फिर वहाँ से ग्रेजुएट हुआ, फिर स्कूल चले गए। तो फिर कोई चैलेंज होते हैं ऐसे? हाउ वाज द चाइल्ड इन दिस मूवी? इस फिल्म में 14 बच्चे थे। ओके। और एक रात की कहानी थी, और इस फिल्म को बनाने में करीब 8 से 9 महीने लगे। ओह। क्योंकि कभी किसी बच्चे का एग्ज़ाम होता था, कभी किसी बच्चे का एग्ज़ाम होता था, और बच्चे होते थे वो 12 बजे बाद उनको नींद आने लग जाती थी। और सिर्फ एक रात की कहानी थी। तो पूरी फिल्म रात में है वो। अच्छा। तो फिर कभी किसी के बाल बढ़ जाते थे तो उनके स्कूल में लेटर लिखो। तो बहुत 14 बच्चों को संभालना वो बड़ा एक टास्क था मेरे और मेरी टीम के लिए। और फिर 8-9 बच्चे और बच्चे जल्दी बड़े भी हो जाते हैं। तो जब तक डबिंग पे हम लोग पहुंचे तो उनकी आवाज़ बदल चुकी थी। क्या एज ग्रुप था इन बच्चों का? 8 से लेके 14 तक। हाँ ऑफ कोर्स। तो सबकी आवाज़ें चेंज हो चुकी थी। फिर कैसे तैसे करके नए डबिंग आर्टिस्ट बुलवाए जो बच्चों की आवाज़ें निकालते हैं। One doesn't think of these challenges when we're watching a movie. तब थोड़ी ये सोचते होंगे कि इसके पीछे ये सब कुछ भी हो सकता है, बट these are real life problems, right? तो सतीश कौशिक जी के साथ कैसा था काम करना? फिर उनके साथ काफ़ी अच्छा रहा मेरा। 7-8 साल तक मैं उनके साथ था, जब तक वो थे। कागज़ 1 कागज़ 2 में मैंने उनका पोस्ट प्रोडक्शन संभाला फिल्म का। अच्छा। फिर हम लोग अगली फिल्म प्लान कर ही रहे थे, देन अनफॉर्चुनेटली इट वाज नॉट देयर। ओके, तो आप थोड़ा सा बताइए इनिशियल डेज में कुछ स्ट्रगल रही आपकी? कहने को स्ट्रगल आप मान सकते हैं उसको, बट इट्स अ फन टाइम। Yeah. It's a time to learn. Perspective. It's time to learn. It's time to understand the new world in which you are about to enter. तो मेरे साथ ऐसा था कि मेरे कॉलेज के जो फ्रेंड्स थे वो सब बॉम्बे में थे। अच्छा। तो मुझे रहने की कोई दिक्कत नहीं हुई। हाँ, जितना काम मैं करके यहाँ से गया था वो वहाँ किसी काम नहीं आया। अच्छा, ओके। तो उस हिसाब से मुझे, क्योंकि यहाँ मेरा बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस था कॉर्पोरेट फिल्म्स में, फिर डॉक्यूमेंट्रीज में। तो उस हिसाब का काम वहाँ पे किसी को चाहिए ही नहीं था। तो एक नौबत ये भी आ गई थी कि 6-7 महीने हो गए थे, जॉब वॉब कहीं भी कुछ भी नहीं मिला। तो मैं अपने रेज्यूमे में फ्रेशर लिखना शुरू कर दिया था, फिर भी काम नहीं मिला। फिर थॉट आया कि ठीक है काम मिल नहीं रहा, मैं काम जनरेट तो कर सकता हूँ, एंड दैट्स व्हेन द कलर्स ऑफ प्राइड केम। नाइस।
तो स्ट्रगल अभी भी है, लाइक यू बीन, वो हमेशा रहेगा। हमेशा ही रहता है स्ट्रगल? कैसे, किस किस टाइप का क्या स्ट्रगल रहता है अभी आपको? तो इतने हर साल हो चीज़ गए। के आप बस जो है पैरामीटर्स बढ़ा दीजिए। आप पहली फीचर फिल्म बनाना चाहते हैं, आपको प्रोड्यूसर ढूंढना है, अच्छी कहानी आप या तो खुद लिखिए या लिखवाइए किसी से, फिर एक्टर्स के पास जाइए, फिर वो बिकेगी कि नहीं बिकेगी। अब इसी चीज़ को आप डबल ट्रिपल कर लीजिए। आपके पास प्रोड्यूसर बड़ा है तो आपके पास एक्टर बड़ा होना चाहिए। अच्छा, वो स्केल बढ़ जाता बस है, स्केल बढ़ जाता है। स्ट्रगल वहीं की वहीं रहती है, सेम एवरीथिंग, बट यू एंजॉय दैट स्ट्रगल। कहानी कहने का मजा ही वही है। हाँ हाँ। आपने एक बहुत फनी स्टोरी भी बताई थी कि आपसे किसी दोस्त ने पूछा कि कहानी क्यों सुनानी है, तो वो हाँ। बताइए। तो ऐसे एक दिन हम लोग फ्रेंड्स वगैरह सब बैठे हुए थे, तो बहुत सारे फ्रेंड्स ने अपने फील्ड चेंज कर लिए थे। किसी को कुछ बनना था, वो कुछ और बन गया, किसी को कुछ बनना था। तो एक मैं ही था ग्रुप में जो राइटर बनना चाहता था, फिल्म मेकर बनना चाहता था, और वही था। हाँ। तो एक दिन मुझसे मेरे फ्रेंड ने पूछा कि तू अभी भी इसी में लगा हुआ है, साले कुछ कमा हुआ नहीं रहा है ज़्यादा, ये वो, क्या ऐसा क्या है कहानी कहने में, क्या मज़ा आता है तुझे? तो मैंने कहा मुझे एवरेज चढ़ना है। तो अरे भाई कहानी की पूछ रहे हैं। तो मैंने कहा सुन तो सही, एवरेज चढ़ना है। तो फिर क्या होगा? क्या मैंने आज सुना है वहाँ से तारे नज़दीक दिखते हैं, उन्हें कहानी सुनानी है यार, बोर हो जाते होंगे घूमते घूमते। दिस इज सेट टू शट हिम अप। ये भी कहानी की तरह ही बताया आपने। ओके, तो फिर और कुछ आता भी नहीं है ना, या तो मैंने कभी कुछ और सीखा हो, ना कुछ सीखने की कोशिश की कभी। जितना सीखता हूँ वो कहानी में ही सीखता हूँ। ओके, तो कोई रिग्रेट नहीं है। और गोदान के बारे में बताइए, जो आपकी मूवी आने वाली है। सो गोदान हैपेंड एज अ कोइंसिडेंट। और मेरे एक सर हैं, उनके ऑफिस में एक और सर बैठे हुए थे, वो राइटर ढूंढ रहे थे। तो मेरे सर ने कहा कि ये राइटर, उन सर को मुझे सौंप दिया। मैंने बोला, तो मेरा जॉनरा बेसिकली ऐसे मैंने पहले बोला बच्चे बूढ़े, या फिर थ्रिलर वगैरह इनमें रहता है। अच्छा। तो मैंने उनसे पूछा क्या किस टाइप की फिल्म बनानी है आपको? तो उन्होंने बोला गौ माता के ऊपर। तो मैं सोचा यार क्या बनाएंगे, गौ माता पे क्या बनेगी? तो अब मना भी नहीं कर सकता था क्योंकि सर ने बोला था। तो मैंने कहा चलो इस पर कुछ करते हैं, कहानी है तो थोड़ा अलग ढंग से कुछ लिखते हैं। तो कुछ लिखा, फिर थोड़ा और वर्क किया, तो एक अच्छी स्टोरी निकल के आ गई मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में, उनको भी पसंद आ गई। फिर डायरेक्टर ढूंढ रहे थे, कुछ मिले लेकिन समझ में नहीं आए। फिर सर ने मुझे बोला कि तुम खुद ही डायरेक्ट कर लो। तो मैं कहा ठीक है, लेट्स गिव इट अ शॉट। फिर बनाई तो उसमें भी चैलेंज, मेरी पहली फिल्म एक एनिमल के साथ जो रीटेक नहीं देते। आदमी से तो आप रीटेक ले सकते हो एक्टर से, लेकिन जानवर रीटेक नहीं देते। तो वो सबसे बड़ा चैलेंज था। अच्छा। तो लेकिन कुछ था ऊपर सही था शायद, सुपर नेचुरल कुछ, ग्रेस ऑफ गॉड कह लीजिए आप उसको, कि एवरीथिंग went smoothly and we came up with a very beautiful film. Yeah, I saw the trailer and it's a very beautifully told story जो कि आज की जनरेशन को भी relevant लगेगी। Yeah, we kept it very simple. Yeah. कोई मेलोड्रामा नहीं, कुछ नहीं, सिंपल एक गाय और उसके इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनकी कहानी। कोई एजेंडा पुश नहीं हो रहा है, कुछ नहीं है, बट बहुत सिंपल स्टोरी एंड इट्स अ very down to earth, very sweet little movie. It's a story basically. Simple story. Yeah. और कैसा एक्सपीरियंस था गाय के साथ काम करने में? गाय के साथ तो गाय ज़्यादा बेटर बता सकती है। बाकी हमारी तो जान थी। तो हमने जो एक ही यूज नो, तो वी हैव बेसिकली 2 लुक अलाइक्स। ओके। तो जब एक थक जाती थी तो फिर दूसरी से एक्टिंग कराते थे हम लोग।
थक जाती थी। हाँ, और थक जाते हैं, सभी लोग थक जाते थे। तो फिर जानवरों के साथ क्या होता है कि जब वो थक जाते हैं तो वो फिर थक ही जाते हैं। हाँ, वो अड़ जाते हैं फिर कि अब मैं नहीं चलूंगी तो नहीं चलूंगी। ओके। तो आदमी को तो बोल देते हैं यार 2 शॉट है, 2 कदम चल दे। हाँ, जानवरों के साथ ऐसा नहीं होता। हाँ, हाँ, हाँ। तो फिर उस टाइम उसको ऐसे उठा के हम लोग ले जाते थे उसको वैन में, उसकी वहाँ पे फिर उसको चारा वारा सब देते रहते थे, दूसरी को लेके आते थे, फिर उसके साथ शूटिंग करते थे। अच्छा, तो इट वाज लाइक तो इंटरेस्टिंग। बहुत ध्यान रखना पड़ता है। हाँ, तो कहाँ से आपको मिली ये हम लोगों ने एक गौशाला है ऋषिकेश में, अच्छा। तो वहाँ से 2 लोकल लाइक सफ़ेद रंग की बछिया हम लोग लेके आए थे। ओके, थोड़ा सा स्टोरी के बारे में बताइए। सो बेसिकली स्टोरी काफ़ी सिंपल है। इसमें हम लोग जो 2-3 चीज़ें जो हम पहले से कहना चाह रहे थे उन चीज़ों को ध्यान में रख के हम लोगों ने स्टोरी को प्रिपेयर किया कि कैसे मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में एक गाय आज भी कितनी वैल्यूएबल है जितनी पहले थी। लेकिन हाँ, मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में आपके पास उतना बड़ा एरिया नहीं है जहाँ पे आप एक गाय को रख सके, तो उसके क्या सॉल्यूशंस हैं और उसके बदले में गाय आपको क्या क्या दे के जाती है, पीस ऑफ माइंड और वगैरह वगैरह। तो उसके इर्द गिर्द एक यंग साइंटिस्ट की कहानी है। तो इस फिल्म में जो भी चीज़ें हमने दिखाई हैं वो सब साइंटिफिकली प्रूवन है और यूथ से कनेक्ट करती हैं। इसमें ह्यूमर है, फ्रेंडशिप है, सेक्रीफाइस है, एक फादर को एक सन का दिया हुआ कमिटमेंट है, and everything is there. Love is It also has there. everything actually. और ट्रेलर देखे भी ये फील हो रहा था कि one gets excited to see the whole film because Soon. इसका मैसेज कितना स्वीट सा, कितना प्यारा सा है। तो आई एम श्योर ये बहुत अच्छी 6 बनी। फरवरी को रिलीज हो रही है, आप हाँ, देखिए। हाँ, डेफिनेटली। लेटली क्या हो रहा है, बहुत सारे गेस्ट ऐसे आ रहे हैं इस पॉडकास्ट पे। इनफैक्ट जब से मैंने शुरू किया है, सब गाय के थीम या उनके आसपास या उनके साथ गाय के साथ जुड़ के काम करने वाले, गाय के लिए काम करने वाले, ये लोग बहुत आ रहे हैं आपके पास काउ कॉलिंग। हाँ, काउ कॉलिंग। सो आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स कि क्या है। काउ कॉलिंग। मेरी स्टोरी वो नहीं हो जाए जो गोदान की स्टोरी है। नहीं तो अच्छी बात है, अच्छी बात है, फिर तो आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। ट्रू। लेकिन जो एक कॉमन चीज़ सब बताते हैं कि गाय की एनर्जी ही इतनी कामिंग है कि आप उनके साथ रहकर काम करके आप में वो एनर्जी खुद ही आ जाती है। That happened with us on the set also. Really? Tell us a bit about that. I'm very interested in So हमारे सेट पे क्या होता था, we were shooting on the mountains. तो वो गाय की बच्चिया was like a toy, a mother, a baby, everything for us. क्योंकि उसके आसपास से गुजरो और उसको छूट के प्यार करते हुए पुचकारे वगैरह आप जा ही नहीं सकते। तो वहीं से हम लोगों को एनर्जी मिल जाती थी और वो चलता रहा, सिलसिला चलता रहा। और इवन उस गाय ने भी हमारे साथ कितना ट्रैवल किया, जो दोनों काफ थे हमारे पास, हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, नोएडा तक, थ्रू आउट द शेड्यूल they were with us. सब जगह शूटिंग हुई है यहाँ पे। तो कितने टाइम पीरियड में शूट हुआ ये करीब 1.5 महीने का हमारा पूरा का पूरा शेड्यूल था। अच्छा। इसमें ट्रैवल वगैरह का कुछ टाइम हटा दे से, और एक हमारा छोटा सा एक पैच वर्क था, वो बॉम्बे में किया था। इंटरेस्टिंग। कुछ एक टेक अवे आप क्या बताना चाहेंगे आपके एक्सपीरियंस के बारे में? मेरा फेवरेट टेक अवे है इस फिल्म से गाय के साथ, ओह द एंटायर फिल्म इज लाइक दैट। एक तो बताना बड़ा मुश्किल होगा, आप 2-3 बता दीजिए। एक है उस गाय का एक रिएक्शन है। अच्छा। जब वो गाय, हमारी फिल्म में गुरुजी का कैरेक्टर है, तो वो गुरुजी हमारे हीरो के फादर को वो गाय रखने के लिए देते हैं। तो छोटा सा बच्चा होता है एकदम, और अनफॉर्चुनेटली जिसको दिया है हीरो के फादर के डेथ हो जाती है। तो वो शॉट, और वो मैजिक शॉट है, मुझे ऐसा यकीन है कि वो चिता जल रही है, हालांकि वो नकली चिता है,
और वहाँ पूरा परिवार आया हुआ है अंतिम विदाई के लिए, और वो गाय बैकग्राउंड में है, और वो भी उस चिता को वैसे ही देख रही है जैसे सारे रिलेटिव्स देख रहे हैं. अच्छा. सो इट वाज सच ए टचिंग मोमेंट. और जब वो शॉट हम लोग ले रहे थे तो ग्राउंड था और मैंने सबको ऐसे इशारा कर दिया था कि कोई कुछ नहीं बोलेगा. और कैमरा रोल होता रहा, वो देखती रही. फिर जब उसने अपना चेहरा पलटा तब मैंने कट किया था. Wow. तो वो जो एक शॉट प्रोफेशनल एक्टर देता है, इट वाज समथिंग लाइक दैट. Wow. Yeah. Beautiful. तो वो था, वो मेमोरेबल मिस्टेक. वैसे तो सारे ही हैं, बट दिस इज लाइक अ वेरी मेमोरेबल वन. इसके बाद में आपका और क्या नेक्स्ट प्रोजेक्ट होगा? 2-3 चीज़ें हैं अभी पाइपलाइन में, लेट्स सी. Okay. जो पहले शुरू हो जाता है. Okay. Nice. But एक मैसेज अगर आपको जो देना है यंग किसको? राइटर्स को, अच्छा, डायरेक्टर्स को, तो क्या होगा? Considering everything that is that you've seen in the industry. भाई कहानी वो कहो जो दिल से आए. दैट्स इट. बस. Like be true to your work. Okay, that's what you learned also. Great. I wish you all the best. थैंक यू. And thank you so much for coming here. And wish you all the best for your future projects also. थैंक्स अ लॉट. Yes, and I hope Godan makes a huge impact on everybody. थैंक यू.